इनके घर को और इनकी फील्ड्स को, यानी कि जहां पर भी इनका खेती वेती थी, सबको उड़ा दिया, सबको तहस नहस कर दिया। इससे पहले कि बच्चा जान पाता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर। वो भैया इस गरीबी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके पिता ने उस उम्र में कर लिया होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर। अगर यहाँ पर कुछ और नया करने की बात की जाए, है ना, चूड़ी बनाने के अलावा, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई डेयर करने की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बात कर रहा हूं। खूब सारे जानवर और लोग रहा करते थे, वैसे ही पुरातन समय की तरीके यहाँ पे भी इंसान और जानवर एक साथ घर पे रह रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7 पर, और आपका स्वागत कर रहा हूं मैं आदित्य भैया, आपके ही अपने परिवार में, जिसका नाम है सीधी बात नो बकवास। हालांकि ये परिवार का नाम नहीं है, इस सीरीज का नाम है। ये एक वन शॉट सीरीज है जिसमें आपको सारे के सारे चैप्टर्स मिलने वाले हैं, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, उनकी समरी भी होगी, और आपके जो एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज है वो भी होने वाले हैं। तो आपकी जो पोएट्री सेक्शन है उसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बन चुकी है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, पूरी पोएट्रीज की आपको मिल जाएगी। इंडिगो चैप्टर द लास्ट लेसन, इनका भी पूरी तरीके से आपको कंटेंट दे दिया गया है। द रैट रैप चैप्टर का वन शॉट भेज दिया गया है आपको, यानी कि यूट्यूब पर अवेलेबल है। अब यहां पर आप देखने वाले हो टू स्प्रिंग। क्या ये टू स्प्रिंग लिखा है? नहीं, लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर का वन शॉट। पहले हम लोग बात करते हैं आखिरकार इस चैप्टर का नाम लॉस्ट स्प्रिंग क्यों है ना। कोई और बात तो बाद में होगी, पहले बात करते हैं लॉस्ट स्प्रिंग इसका नाम क्यों है। मैं हमेशा बच्चों को बताता हूं कि भैया चैप्टर का नाम तो समझो ना। लॉस्ट यानी कि खोया हुआ चांद, खोया खोया चांद, तो लॉस्ट यानी खोया हुआ, और स्प्रिंग यानी कि बसंत। अब अगर लॉस्ट का मतलब है खोया हुआ, खोया हुआ, वो वाला खोया नहीं जो पनीर में पड़ता है, ठीक है, और स्प्रिंग का मतलब क्या हो गया? बसंत। तो क्या इस चैप्टर के कहने का मतलब हुआ खोया हुआ बसंत? नहीं। अब देखो, किसी भी इंसान के जीवन के कई सारे फेज होते हैं। सबसे पहले छोटा सा बच्चा होता है, और ले तो उसको बोलते हैं इन्फेंट। उसके बाद थोड़ा सा बड़ा हुआ चाइल्ड, तो चाइल्डहुड। उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एडोलिसेंस। उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो एडल्ट। उससे थोड़ा सा बड़ा हुआ तो ओल्ड। फिर और बड़ा हुआ तो सेनाइल। उसी तरीके से किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे स्वर्णिम समय कौन सा होता है? उसका चाइल्डहुड। तो यहां पे स्प्रिंग को रिलेट किया गया है चाइल्डहुड से, ठीक है। स्प्रिंग को किससे रिलेट किया है? चाइल्डहुड से, यानी कि खोया हुआ बचपना। इस चैप्टर का एक्चुअल मीनिंग है खोया हुआ बचपना। चलिए समझ गए हैं, तो अब शुरू करते हैं चैप्टर की समरी से। सबसे पहले हम क्या देखने वाले? समरी ऑफ द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। चैप्टर नंबर 2 है आपका, आप सभी जानते हैं। आइए, द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग रिवॉल्व्स अराउंड द हार्श रियलिटीज। कैसी रियलिटीज? हार्श रियलिटीज फेस्ड बाय द चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स इन द सीमापुरी। सीमापुरी कहां पर है? सीमापुरी बेटा ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। कहां पड़ता है? ईस्ट दिल्ली साइड में, ठीक है ना, ईस्ट दिल्ली। अ स्लम ऑन द आउटस्कर्ट्स दिल्ली, ठीक है ना, जो कि एक स्लम एरिया पड़ता है, यानी कि काफी झुग्गी झोपड़ी वाला स्थान है, जहां पर काफी सारे माइग्रेंट्स हैं, यानी कि एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह रहने चले जाते हैं जो लोग, उनको हम माइग्रेंट्स बोलते हैं। साथ ही साथ आप ये भी देख रहे हो, चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट वेस्ट पिकर्स। वेस्ट पिकर्स यानी कि रैक पिकर से कचरा उठाने का कार्य करते हैं। द ऑथर, ऑथर कौन है इनकी? अनीस जंग जी है। इनकाउंटर्स, अभी हम लोग ऑथर के बारे में भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले समरी। समरी एक चैप्टर की क्या होती है? ट्रेलर की बराबर होती है। तो पहले ट्रेलर देखते हैं, फिर पूरी मूवी देखेंगे। तो द ऑथर अनीस जंग इनकाउंटर्स साहिब एंड मुकेश। इस चैप्टर के दो प्रोटैगनिस्ट हैं, एक का नाम है साहिब, दूसरे का नाम है मुकेश। ये दोनों के दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। टू बॉयज हु बिलोंग टू द अनटचेबल कास्ट। किससे बिलोंग करते हैं? अनटचेबल, यानी कि जो नहीं बोलते भैया कि जिस छुआछूत, जिस कौन सी अनटचेबल, यानी क्या बोल सकते हो? अस्पृश्य। शुद्ध हिंदी में बोले तो अस्पृश्य जनजाति से, जिसे आप छू नहीं सकते हो। ऑफ वेस्ट पिकर्स। वेस्ट पिकर्स यानी कि रैक पिकर, जो कचरा उठाने का काम करते हैं। द बॉयज स्पेंड देयर। अब देखो ये क्या लिखा? टू बॉयज हु बिलोंग टू अनटचेबल कास्ट। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन मुकेश और साहिब दोनों के दोनों वेस्ट पिकर्स नहीं है ना। एक तो वेस्ट पिकर है साहिब, लेकिन ये जो मुकेश है भैया, ये चूड़ी बनाने का काम करता है ना, ये बैंगल मेकर है। द बॉयज स्पेंड देयर डेज सॉर्टिंग थ्रू गार्बेज। जितने भी बच्चे हैं जिसकी बात की जाएगी भैया, ये लोग अपना कचरा उठाने का काम करते हैं। सर्चिंग फॉर रिसाइकेलेबल आइटम्स, है ना, ऐसे आइटम्स जिनको दोबारा से रीयूज किया जा सके। द चैप्टर एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ पॉवर्टी। अब इसकी थीम क्या है बेटा? गरीबी है, पॉवर्टी है। सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता। साथ ही साथ द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस। और जो बचपने में चाइल्डहुड खो देता है, बचपना छोड़ देता है, बचपना खो देता है बच्चा, जिसके कंधों पर खूब सारा भार आ जाता है पैसा कमाने का, उसका बचपना कहां रह गया? कहां उसका इनोसेंस रह जाएगा? साथ ही साथ The story delves into the lives of साहिब एंड मुकेश। यहां पर ये दो लोग हैं, एक साहिब होगा और एक मुकेश होगा। हाईलाइटिंग द चैलेंजेस दे फेस। जो चैलेंजेस वो अपने जीवन में फेस करते हैं। इंस्टेड ऑफ अटेंडिंग स्कूल दे आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर टू सपोर्ट देयर फैमिलीज। उनको जिस एज में स्कूल जाना चाहिए था, उस एज में उनको फोर्स किया जा रहा है, उन छोटे छोटे बच्चों को चाइल्ड लेबर के लिए, है ना, छोटे छोटे बच्चों से चाइल्ड लेबर करवाए जा रहे हैं, कि बाला श्रम करवाया जा रहा है। दे आर डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन। डिप्राइव्ड ऑफ का मतलब होता है किसी चीज से वंचित रहना। तो ना तो वो एजुकेशन पा रहे हैं,
ना तो उनका अच्छी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है, हेल्थ केयर भी उनके पास नहीं है, एंड अ चांस टू एस्केप देयर ग्रिम लिविंग कंडीशन, जो उनकी बदतर लिविंग कंडीशन से उससे निकलने का चांस भी नहीं मिल रहा उनको। थ्रू देयर इंटरेक्शंस विद द ऑथर, जब वो बात करते हैं साहिब और मुकेश, शेयर देयर एस्पिरेशंस, क्या बनना चाहते हैं, उनकी ड्रीम क्या है, एंड द बिटर रियलिटी ऑफ देयर लाइफ, और उनके जीवन की जो कड़वी सच्चाई है वो भी वो बताते हैं। दे एक्सप्रेस देयर डिजायर फॉर एजुकेशन, और वो ये भी बताते हैं कि वो पढ़ना चाहते हैं, एंड बेटर अपॉर्चुनिटीज, और बेटर अपॉर्चुनिटीज भी चाहते हैं। यर्निंग मतलब क्या बोलते हैं भैया, जो बहुत ज्यादा लालसा कर रहे हो, यर्निंग फॉर अ चांस टू एस्केप द साइकिल ऑफ पॉवर्टी दैट हैज इंट्रैप्ड हिम, और वो बहुत ज्यादा तड़प रहे हैं कि किस तरीके से इस गरीबी के चंगुल से बाहर निकल करके जा सके। This chapter touches upon the issues of child marriage as Sahib's sister was married of a young age. It sheds light on the oppressive cultural norms and tradition that perpetuate inequality and deny children their rights. साथ ही साथ Lost Spring serves a powerful commentary on the systematic issue of poverty, गरीबी पर, डिस्क्रिमिनेशन पर यानी कि भेदभाव पर, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन पर, साथ ही साथ जो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज है उनको शिक्षा नहीं मिल पा रही, इन सभी बातों पर एक बहुत ही बढ़िया कमेंट्री ये चैप्टर क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। इट कॉल्स फॉर ग्रेट अवेयरनेस एंड इट सीक्स, कॉल्स फॉर का मतलब इट आस्क, ये मतलब जो भी देख रहे हैं, जो भी पॉलिटिशियंस हैं, जो भी बड़े लोग इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, इट कॉल्स फॉर ग्रेटर अवेयरनेस एंड एक्शन टू एड्रेस दीज क्या लिखा है, सोसाइटल चैलेंजेस एंड गिव एवरी चाइल्ड अ चांस एट अ ब्राइटर फ्यूचर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़े। तो यहां तक आपने क्या देख लिया, यहां तक आपने देख लिया पूरा का पूरा समरी। अब बहुत सारे आप में से ऐसे बच्चे होंगे जो हमसे हमेशा बोलते रहते हैं भैया राइटिंग सेक्शन के लिए कोई वीडियो बना दो। तो राइटिंग सेक्शन के लिए बेटा प्लेलिस्ट पर जाओ, वन शॉट है, कुछ ही दिनों पहले बना था, बहुत जल्दी ये लाखों में व्यूज हो जाएंगे इसमें, यानी कि बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इसमें कमेंट्स पढ़ो जाकर के, बच्चे बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करा दिया है। ठीक है ना, मैंने पूरी कोशिश की, 2 घंटे का वीडियो है, यही देख लेना जाके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम 24 कंप्लीट राइटिंग सेक्शन इन 1 वीडियो। और वाकई में लिखा है ना 18 नंबर कहीं नहीं जाने देंगे, कहीं नहीं जाएंगे अगर आप इस सेशन को पूरी तरीके से देख ले तो। फॉर्मेट से लेकर के एवरीथिंग यू विल गेट टू नो इन दिस पर्टिकुलर सेशन, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा राइटिंग सेक्शन के लिए। चलिए अब हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ चलते हैं। अब देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन, और किसके द्वारा, इनके आदित्य भैया के द्वारा। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर का। उससे पहले बात करते हैं देवी जी की। तो भैया ऑथर कौन है, ऑथर है इनकी अनीस जंग, इनकी आप फोटो देख सकते हो। इनका जन्म हुआ था 1964 में। इनका जन्म कहां पर हुआ था, राउरकेला में, जिसको मैं मार्क कर रहा हूं वही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ इन्होंने अपना चाइल्डहुड कहां पर बिताया था भैया, हैदराबाद में बिताया था। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, इनके दोनों के दोनों माँ बाप क्या थे भैया, राइटर्स थे। Anis Jung began her career as a writer in India. She has been editor and columnist for major newspapers in India and abroad and has authored several books in It is the following excerpt from the, और ये जो किताब है, ये जो उन्होंने लिखा है किस किताब से भैया, बुक टाइटल्ड लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये जो एक्सेप्ट है ना आपका लॉस्ट स्प्रिंग नाम का, जो आपके किताब में चैप्टर क्लास 12th में, ये इस किताब का पार्ट है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। हियर सी analyzes the grinding poverty and traditions which condemned these children a life of exploitation। ठीक है जी, यानी कि इस चैप्टर में ये बताएंगे किस तरीके से जो गरीब बच्चे हैं उनको किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, कैसे बेचारे एक्सप्लॉइट होते हैं समाज के द्वारा, उनके घर वालों के द्वारा, ये सब आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। चलिए लेट्स बिगिन द चैप्टर। समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। अब देखो ये यहां पर आपको लेडी दिखाई दे रही है, अनीस जंग जी। ये कौन है, ये अनीस जंग किससे बात कर रही है, ये बात कर रही है साहिब से। ठीक है, साहिब कौन है, साहिब एक रैग पिकर है, यानी कि कूड़ा उठाने वाला है। अनीस जंग जी बात कर रही है साहिब से। तो यहां पर समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज, ये कौन बोल रहा है, ये साहिब बोल रहा है ना। इसका पूरा नाम साहिब आलम है, आपको बाद पता चलेगा ही चलेगा। साहिब बोल रहा है कि कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है गार्बेज यानी कि कचड़े से, गार्बेज यानी कि कचड़े से। व्हाई डू यू डू दिस, आई आस्क्ड। आई यहां पर कौन है, आई यहां पर अनीस जंग जी है। आई कौन है, एजे अनीस जंग जी है। वो पूछ रही है तुम करते ही क्यों कूड़ा उठाने का काम। साहिब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood। अब वो बता रही है कि मैं इससे रोज इनकाउंटर करती हूँ। इनकाउंटर का मतलब ये नहीं होता आप मिल जाते हो, मीट बाई चांस। अब आपका रास्ता है आपके काम पर जाने का रोज एक ही टाइमिंग पर, और आपको उसी समय पर कोई व्यक्ति काम करता दिखता है तो आप मिल जाओगे ना, चाहते नहीं हो पर वो मिल जाओगे, टाइमिंग ऐसी है आप लोगों की। तो ये बता रही है कि मैंने उससे पूछा तुम ये क्यों करते हो, जिससे मैं रोज सुबह मिलती हूँ, स्क्राउंजिंग, छानबीन। स्क्राउंजिंग का मतलब क्या है, स्क्राउंजिंग का मतलब होता है छानबीन करते हुए पाती हूँ मैं उसे गोल्ड। गोल्ड का मतलब क्या है, सोना है। गोल्ड का मतलब भैया कोई भी ऐसा आइटम जिसको बेच करके पैसा आ सके। ठीक है ना,
इन द गार्बेज डंप्स, गार्बेज डंप्स यानी कि जहां पर बहुत सारा गार्बेज रहता है, इन माई नेबरहुड यानी कि मेरे पड़ोस में, ठीक है। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग एगो, साहिब ने अपना घर बहुत पहले छोड़ दिया था। सेट एमएस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, इसका घर कहां पर था, ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका यानी कि ढाका की जो हरी हरी खलिहान था वहां पर इसका घर हुआ करता था। हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, और इसका घर अब इसके दिमाग में मतलब बचा भी नहीं, जब बहुत छोटा था, जब ये वो ढाका छोड़ करके बांग्लादेश छोड़ करके भारत आ गया। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, अब इसका क्या मतलब है, बहुत सारे क्या है, बहुत सारे स्टॉर्म्स आए, बहुत सारे तूफान है जिसने उड़ा के कहां ले गए, स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, जिसने इनके घर को और इनकी फील्ड्स को यानी कि जहां पर भी इनका खेती वेती थी सबको उड़ा दिया, सबको तहस नहस कर दिया। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी मम्मी उसको यही बताती कि भैया किस तरीके से तुम्हारा जो भी ढाका में था हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया, इसलिए हम लोग को यहां आना पड़ा। दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, इसी लोग ये इन लोगों ने बांग्लादेश को छोड़ दिया। लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, लुकिंग फॉर द गोल्ड, लुकिंग फॉर द गोल्ड का मतलब क्या है, लुकिंग फॉर द लिवलीहुड, गोल्ड का मतलब यहां पर क्या है, लिवलीहुड। लिवलीहुड को हिंदी में क्या बोलते हैं, आजीविका, आजीविका, क्लियर है। आजीविका की खोज में ये लोग कहां चले हैं भैया, भारत चले हैं। भारत में भी कहां पर है, भारत में भी सीमापुरी में यानी कि दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव नथिंग एल्स टू डू ही मटर्स लुकिंग अवे, और वो क्या बोल रहा है, मेरे पास कुछ और करने को नहीं। मटर्स का मतलब होता है बहुत धीमे धीमे बोलना, या फिर आप बोल सकते हो बुदबुदाना, क्या बोल सकते हो, बुदबुदाना। जब कोई बहुत धीमे बोलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बुदबुदा रहे हो भैया मुंह में, तो भैया आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ और करने के लिए नहीं, वो धीरे से बोला, लुकिंग अवे, दूर देखते हुए। गो टू स्कूल आई से ग्लिबली, है ना, मैंने उससे कहा कि भैया स्कूल जाया करो। आई से ग्लिबली, ग्लिबली का मतलब है, मैंने उसको समझ लिया कि उसको मेरी एडवाइस कितनी हल्की लग रही। ग्लिबली का मतलब बोलते ही मुझे लगा यार कि मैं जो भी बोल रही हूँ ये इसके काम नहीं आएगा, बिल्कुल फालतू की बात मैं बोल रही हूँ कि स्कूल जाया करो, इसके पास पैसे नहीं, कहां से जाएगा स्कूल। रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ हॉलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मैंने जब ये उससे बोला ना कि स्कूल जाया करो, उसी समय मुझे लगा यार मैंने कितनी हल्की बात बोल रही हूँ, उसको लगेगा भी कि भैया स्कूल कैसे जा पाएगा, वो मैंने उससे ये बोली क्यों दिया, मतलब कि खुद ही शर्मिंदगी फील कर रही है ये। देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो, वो बोलता है हमारे जो अड़ोस पड़ोस में, हमारे पड़ोस में कोई भी स्कूल नहीं है, जब वो बना देंगे एक स्कूल तब मैं चला जाऊंगा। इफ आई स्टार्ट अ स्कूल वुड यू कम, आई आस्क। अब ये देखो अनीस जंग जी पूछ रहे हैं उससे, वो भी मजे मजे में पूछने की, अगर मैं एक स्कूल खोल दूं तो क्या तुम आओगे वहां पर पढ़ने, है ना, थोड़ा सा मजाक पूछा, तो वो बोला यस, ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली, उसने बोला हाँ मैं जरूर पढ़ने आऊंगा, बहुत स्माइल करते हुए। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, और कुछ दिनों बाद मैंने उससे देखा कि वो मेरी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा था। साहिब इज योर स्कूल रेडी, और मुझसे आगे पूछता कि आपका स्कूल रेडी हो गया है। अब देखो, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अ स्कूल आई से, है ना, एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। अब मैंने क्या बोला कि अरे स्कूल बनाने में काफी टाइम लगता है, और ये बोलते समय मुझे बुरा लग रहा था, मैं एम्बैरेस फील कर रही थी, मैं शर्मिंदगी फील कर रही थी, क्योंकि मैंने उससे एक ऐसा वादा कर दिया था जो मैं पूरा नहीं करने वाली थी। बट लेकिन promises like mine abound in every corner of his bleak world। abound का मतलब होता है समथिंग विच इज इन abundance, है ना, इन अबंडेंस। अब अबंडेंस का मतलब क्या होता है, अबंडेंस का मतलब होता है बेटा अधिकता में, है ना, जो चीज बहुत ज्यादा एम्पल अमाउंट में होती है। अब ब्लीक का मतलब क्या है, ब्लीक का मतलब है यू नो सैड, ब्लीक का मतलब है सैड, जो बहुत ही ज्यादा दुखद जीवन है इसका, है ना। वो ये भी बोल रही कि मेरे जैसे वादे तो इसके जीवन में भरे पड़े रहते हैं। कभी कोई पॉलिटिशियन आकर के वादा कर जाता है कि आप लोगों के लिए ये करेंगे, कभी कोई वादा कर जाता है कि आप लोगों के लिए इतना सब कुछ किया जाएगा, लेकिन करता कोई नहीं है, केवल वादे ही होते हैं। और इनके पास चारा भी क्या है, बेचारे वादे जो लोग कर देते हैं उन्हीं वादों को ये लोग मानते रह जाते हैं कि हाँ भैया क्या पता ये हमारे भले हो, वादा कर रहे हैं, सही कर रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आराम से सीखेंगे, ठीक है ना। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम आई आस्क हिम हिज नेम, बहुत समय से जब मैं उसे जानती थी तब मैंने उससे उसका नाम पूछा, उसने मुझे अपना नाम बताया, साहिब आलम। इफ, और मैंने सोचा, और जिसका मतलब क्या था, जिसका मतलब लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी कि इस पूरे संसार का राजा। तो ही वुड हैव हार्ड, अगर उसे ये बात पता होती, यहां पर जो लिखा हुआ है ना, इफ ही न्यूज इट्स मीनिंग लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, अगर उसे इस बात का मतलब पता होता कि उसके नाम का मतलब क्या है तो उसको बड़ा कठिनाई होती है इसको समझने में। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम्स इन द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज हु अपीयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स एंड डिसअपीयर्ड एट नून। ये पूछा जाता है किस तरीके से ऑथर बता रही है, तो बताती है वो मॉर्निंग बर्ड्स की तरीके। अगर उसको यहां पर बोल रही है कि अगर उसका नाम अपना पता होता कि यार मेरा नाम तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स है और मैं क्या काम करता हूं, तो जो अनअवेयर है अपने दोस्तों के साथ भैया नंगे पैर घूमा करता है, बेयर फुट यूज किया है, जैसे मॉर्निंग बर्ड्स होती है ना, एकदम से चिड़िया आती है चहचहाती है सुबह और एकदम दोपहर में गायब हो जाती हैं, डिसअपीयर्ड एट नून, है ना, दोपहर में गायब हो जाती हैं बच्चे। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू
रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, धीमे धीमे जितने भी इसके दोस्त थे इन सभी को मैं रिकॉग्नाइज करने लगी थी, यानी कि पहचानने लगी थी, है ना, रिकॉग्नाइज यानी पहचानना। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन, मैंने उनमें से एक बच्चे से पूछा कि भाई साहब तुम चप्पल क्यों नहीं पहने हो बेटा। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फॉर द सेल्फ, ही आंसर्ड सिंपली, तो उस बच्चे ने क्या बोला कि मेरी मम्मी जो है ना वो दराज से नीचे नहीं उतारती, दराज अलमारी नहीं होती, अलमारी सबसे ऊपर वाला पार्ट, दराज से मेरी मम्मी चप्पल नीचे नहीं उतारती, हम नीचे नहीं उतारती तो पहनेंगे कैसे, ठीक बात है। आगे इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ एट्स अनदर हु इज वियरिंग शूज दैट डू नॉट मैच। अब देखो दूसरा बच्चा बोलता है कि अगर उसकी मम्मी उतार भी देंगे ना चप्पल तो भी उन्हें वो फेंक देगा। ये कौन बच्चा बोल रहा है, कोई दूसरा बच्चा जो भैया कैसे जूते पहने जो जूते उसके मैच नहीं कर रहे हैं, एक पता क्या पता काला है एक एकदम हरा है, अलग अलग कलर के। व्हेन आई कमेंट ऑन इट ही शफल्स हिज फीट, है ना, when I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair of all his life, है ना। और जब मैंने इस बात पर कुछ बोला, जब उसने बोला था ना कि मैं जूते फेंक दूंगा, तो उसने क्या किया, शफल अपने जूतों को इधर उधर किया और इधर उधर देखने लगा और उसने कुछ बोला भी नहीं। I want shoes, तीसरा बच्चा बोलता है मैं जूते चाहता हूं, और एक ऐसा बच्चा ही जिसने आज तक अपने जीवन में कभी भी जूते नहीं पहने। ट्रेवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बिफोर बेयरफुट, है ना। अब वो बता नहीं कि जब मैंने क्या ट्रेवल किया है इस पूरी कंट्री में, तो मैंने देखा है बहुत सारी जगहों पर बच्चे नंगे पैर घूमा करते हैं सिटीज में, ऑन विलेज रोड्स, है ना, गांव की सड़कों पर। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी, ये कोई पैसे की कमी वाली बात नहीं है, बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। ये लोग अपने आप को ये बात बता देते हैं कि भैया हम लोग तो गरीब हैं, चप्पल क्या ही पहने, चप्पल तो बड़े लोग पहनते हैं, तो अपने लिए ट्रेडिशन मान करके बैठ गए और ये लोग चप्पल वैसे भी नहीं खरीदते। बहुत महंगी नहीं आती है लेकिन तब भी अपनी गरीबी को छुपाने के लिए ये चप्पल नहीं पहनते और वो पैसा भी बचाते हैं। आई वंडर दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी। परपेचुअल का मतलब होता है एवरग्रीन। उनको लगता है कि ये जो बात है ना कि ये लोग चप्पल नहीं पहनते, एक ट्रेडिशन मान लिया है, तो एक ऐसा एग्जाम्पल है, एक ऐसा बात से अपने आप को ये लोग मना रहे हैं कि जिससे कि अपनी परपेचुअल यानी कि कभी ना खत्म होने वाली गरीबी की स्थिति को छुपा सके। आई रिमेंबर अ स्टोरी, अभी अपनी स्टोरी याद आ रही है किसको, अनीस जंग जी को। आई यहां पर कौन है, ऑथर है, ऑथर को एक स्टोरी याद आ रही है। अ मैन फ्रॉम द उदुपी, है ना, उनको एक स्टोरी याद आ रही है एक बच्चे की। अ मैन फ्रॉम द उदुपी वंस टोल्ड मी, बता रही कि एक आदमी था उदुपी का जिसने मुझे बताया था एज अ यंग बॉय, जब वो छोटा बच्चा हुआ करता था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता था, पास्ट एन ओल्ड टेंपल, जब स्कूल जाता तो रास्ते में उसको एक मंदिर भी मिला करता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहां पर उसके पिताजी क्या थे, एक संत महात्मा हुआ करते थे। यानी कि बेसिकली वो महंत नहीं होते जो किसी जगह पर काम हम करते हैं, पंडित पंडित का। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेंपल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज, और वहीं पर वो जाकर के थोड़ी देर रुक जाया करता था और क्या करता था, जूते की मांग करता था। भगवान हमको प्लीज जूते गिफ्ट कर दो, है ना, भगवान प्लीज हमको जूते दे दो, ऐसे करके वो भगवान जी के सामने जाकर के बोला करता था। आगे आगे भैया 30 years later, 30 सालों बाद, आई विजिटेड हिज टाउन, मैंने फिर से उसका टाउन, वो जो शहर था, फिर से मैं वहां पर गई और उस टेंपल के पास भी गई, विच वॉज नाउ ड्राउंड इन टू एन एयर ऑफ डिसोलेशन। डिसोलेशन का मतलब क्या है, डिसोलेशन का मतलब है डिस्ट्रक्शन, है ना, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रक्ट हो चुका है, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है जो मंदिर था। इन द बैक यार्ड, लेकिन उसके पीछे, वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट, जहां पर अभी नया क्या बोलते हैं पंडित रहते थे, पंडित जी रहते थे। देयर और रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहां पर लाल और सफेद कलर की प्लास्टिक चेयर्स थी। जब मैं दोबारा गई वहां पर, अ यंग बॉय ड्रेस्ड इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, और वहां पर एक जवान लड़का था जो ग्रे यूनिफॉर्म पहने हुआ था। वियरिंग क्या है, वेयरिंग सॉक्स एंड शूज, और क्या क्या पहने था भैया, सॉक्स भी पहने था, मोजे भी पहने था और जूते भी पहने था। अराइव्ड पैंथिंग, पैंथिंग यानी कि हाँफता हुआ आया। एंड थ्रू हिज बैग ऑन द फोल्डिंग बेड, और उसने फोल्डिंग बेड पर अपना क्या कर दिया, बस्ता पटक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस बच्चे को देखते हुए, आई रिमेंबर्ड द प्रेयर्स अनदर बॉय हैड मेड, कि भैया दूसरा बच्चा क्या बोलता था भगवान से कि एक बार जूते अगर मेरे पास आ गए तो मैं कभी भी उन जूतों को अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। लेट मी नेवर लूज देम, कभी भी मेरे से दूर ना जाए जूते। द गॉडेस हैज ग्रांटेड हिज प्रेयर, ऐसा लगता है मान लो भगवान ने उसकी प्रेयर मान लियो। यंग बॉयज लाइक सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वोर शूज, है ना, और आजकल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं जैसे कि प्रीस्ट पंडित जी जैसे लोगों के बच्चे, वो जूते उते पहनते हैं। बट मैनी अदर लाइक द रैक पिकर्स इन माई नेबरहुड रिमेन शूलेस, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो अभी भी शूलेस है, जिनके पास पहनने को जूता नहीं है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी, और मेरी जान पहचान जो थी ऐसे बच्चों से, एक्वेंटेंस का मतलब क्या है, मेरा परिचय, मेरा परिचय जो है ऐसे बेयर फुटेड यानी कि नंगे पैर वाले बच्चों से, रैक पिकर्स यानी कि जो कूड़ा कचरा उठाते हैं, लीड्स मी टू सीमापुरी, मुझे सीमापुरी ले गई। अ प्लेस ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, है ना, पेरीफेरी यानी कि दिल्ली के जो आउटर सर्कल में पड़ती है, येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, हालांकि तभी बहुत दूर है दिल्ली से। मेटाफोरिकली दोज हु लिव हियर आर स्क्वाटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, है ना, यहाँ पर जो भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, कूड़ा बिनने का काम करते हैं, और सभी के सभी बांग्लादेश से आए हुए हैं। बैक इन 1971 में ये लोग आए। साहिब फैमिली इज अमंग देम, साहिब की फैमिली भी उनमें से एक है।
सीमापुरी वॉज देन अ वाइल्डरनेस। सीमापुरी उस समय एक बहुत ही खाली एरिया हुआ करता था दूर दूर तक। इट स्टिल इज, अभी भी एक खाली जगह है, बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब खाली नहीं है, है ना, अभी भी जगह वैसी है लेकिन अब खाली नहीं है। इट स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहां पर आपको मड के स्ट्रक्चर्स यानी कि घर देखने को मिलेंगे छोटे छोटे, है ना, झोपड़ियां देखने को मिलेंगी, विद रूफ्स ऑफ टिन एंड तिरपालिन, जिसकी छतें कैसी होंगी, ऐसी झोपड़ियां जिनकी छत पर टिन होगी या फिर तिरपाल पड़ी होगी। डिवाइड ऑफ सीवेज, ना तो यहाँ पर सीवेज की व्यवस्था है, शौच की व्यवस्था है, ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर रनिंग वाटर्स आपको इधर उधर दिख जाएगा और लगभग 10,000 लोग, 10,000 रैक पिकर्स कचरा उठाने वाले यहाँ पर रहते हैं। They have lived here for more than 30 years, ऐसे लोग यहाँ पर लगभग 30 सालों से रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी आइडेंटिटी के, बिना किसी आधार कार्ड के, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिट के, बिना किसी, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास राशन कार्ड्स हैं, दैट गेट देयर नेम ऑन द वोटर्स लिस्ट, और इस तरीके से इनका नाम वोटर आईडी लिस्ट पर आ जाता है। इनेबल देम टू बाई ग्रेन, और जिससे ये जाकर के धान अनाज खरीद पाते हैं। फूड इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, है ना, और जो भोजन होता है भैया सर्वाइवल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया, आपकी आइडेंटिटी से भी कहीं ज्यादा। जिंदा रहोगे तब तो आइडेंटिटी आपकी मानी जाएगी ना, वरना आइडेंटिटी कौन जानेगा। If at the end of the day we can feed our families and go bed without an aching stomach, we would rather be here than in the fields that give us no grain, say a group of women, tartar यानी कि फटी पुरानी साड़ियों में, when I asked them why they left their beautiful land and green fields and rivers, जब मैंने वहां की महिलाओं से पूछा सीमापुरी की कि आपने आखिरकार अपना हरे भरे घर को क्यों छोड़ दिया, तो वो औरतें बताती हैं जो अपनी टार्टर साड़ीज यानी कि फटी पुरानी साड़ी पहनी, मैली कुचैली साड़ी पहने हुए हैं, वो बताती है कि भैया अगर हम लोग यहाँ पर रह करके अपने जब सोने जाते हैं कम से कम खाना खा कर तो सोते हैं, हमारा पेट हमसे गुहार तो नहीं लगाता कुछ खाने को दे दो, तो भैया आइडेंटिटी भले ना मिले लेकिन खाना मिल जाए तो हम लोग उससे खुश हैं यहाँ पर, इसलिए हम यहाँ रहना प्रेफर करते हैं, इसीलिए हम वापस नहीं जाते। ठीक है, नेक्स्ट। Wherever they find food, they pitch their, अच्छा तुमको पता है, पता होना चाहिए यार तुम्हारा, तुमको पढ़ाने वाला कितनी मेहनत कर रहा है ना। इस समय रात का बज रहा है भैया 1:26, ठीक है, घड़ी दिखाएं, रात का 1:26 हो रहा है। हम 10 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 1:30, समझ रहे हो। रिकॉर्ड करने का मतलब है जब लाइव क्लास में कोई बच्चा नहीं, मेरे सामने कैमरा है, ठीक है, मुझे पता है कि मुझे कोई नहीं सुन रहा है इस समय, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए रिकॉर्ड करता जा रहा हूँ, और मुझे एक्चुअली बता रहा हूँ, मुझे नहीं पता कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। कभी कभी मुझे लगता है ये मजबूरी है मेरी करना, क्योंकि मुझे लाइव पढ़ाना तो तब भी समझ में आता है, पर ये करना मुझे नहीं समझ में आता। लेकिन ये भी लगता है कि जब एंड मोमेंट आता है ना, जब पेपर का वो मोमेंट आता है जब तुम वन शॉट मांग रहे होते हो अपने आप से, क्योंकि तुम में से जाने कितने बच्चे हैं जिसने साल भर पढ़ाई नहीं की। अपने गिरेबान में झांको, ऐसे देखो, ऐसे देखो, खुद से आंखें बंद करके बात करो, तब तुम लोग ऐसे वीडियोस ढूंढते हुए आते हो कि अरे कुछ ऐसा मिल जाए। मेहनत करो यार, तुम्हारे लिए बहुत कुछ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, तुम छोटे भाइयों बहनों के लिए, बहुतों के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। और मैं नहीं कर रहा हूँ यार, पूरी टीचर प्रजाति मेहनत कर रही है। टीचर प्रजाति होती है ना, एक नई प्रजाति है टीचर। तुम्हारा भी भला देखना है उसको, अपना परिवार भी चलाना है, अपने आप का भी ध्यान रखना है, अपने गले का भी ध्यान रखना है। तो भैया पढ़ाई करो, ये मेरी बहुत गुजारिश इस समय कर रहा हूँ मैं, समझ रहे हो, ऐसे गिड़गिड़ाता ना एक भिखारी, उस तरीके से मेरी बात समझना तुम, चाहे उस तरीके से अगर समझना चाहते हो। तुम्हारे घर वाले भी तुमसे गिड़गिड़ाते थक जाते हैं, पर होता है कभी कभी, नहीं होती चीज़ें, हम चाहते हैं हम पढ़ें पर नहीं पढ़ पाते। पर रीस्टार्ट करते रहो, हमेशा नई शुरुआत करते रहो, करना शुरू करो, हार जाओ, फिर करो शुरू, फिर करो शुरू, फिर करो शुरू, करते रहो शुरू। इंसान हो, तुम्हारा धर्म है बार बार शुरुआत करना। अब ये रिकॉर्डिंग में तुम देखते हो मुंह बंद नहीं होता है। अगर मैं 1 घंटा वीडियो बनाऊंगा तो लगातार 1 घंटे तक मुझे बोलना रहेगा। मैं इंग्लिश पढ़ूंगा, फिर उसकी हिंदी बताऊंगा, कुछ वर्ड समझाऊंगा, एक्सप्रेशन समझाऊंगा, ये वो होता रहेगा। इट नीड्स, तुम्हें पता है पेट से एनर्जी निकल जाती है पूरी, पेट खाली हो जाता है एकदम खत्म। ऐसा लगता है पेट में एक एम्प्टी स्पेस बन गया है, ऐसा लग रहा है एक वार्म होल बन गया है, खत्म होता जा रहा है, वहाँ पे सब खींच रहा है, लीवर खींच रहा है, दिल को खींच रहा है। जब तुम 4-5-6 घंटों से लाइव पढ़ाना बड़ी बात नहीं होती, बिकॉज आई विल इंटरेक्ट विद पीपल, वो मुझसे बात करेंगे, मैं उनसे बात करूंगा, पर ऐसे रिकॉर्डिंग करना इट्स रियली वेरी हेक्टिक।
पर ये सिर्फ तुम्हारे लिए हो रही है, क्योंकि जब तुम एग्जाम टाइम पे आते हो ना परेशान होकर के, यार अब एक क्लास देख लें उतने में भला हो जाए, तो ये वो क्लासेस हैं जिनको टीचर मर मर कर रिकॉर्ड करता है। एक्चुअली बता रहा हूँ, मर मर कर रिकॉर्ड करता है। कोई टीचर रिकॉर्डिंग नहीं करना चाहता अनटिल अनलेस वो लाइव पढ़ाता नहीं हो तो, पर करते हैं हम। तुम ये भी बोल सकते हो व्यूज़ के लिए करते हैं, सब्सक्राइबर के लिए करते हैं, तुम्हारे अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। हालांकि व्यूज़ भी मिलते हैं, सब्सक्राइबर भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है, ये भी उसका एक पहलू है। लेकिन ज़्यादा बड़ा मोटिव क्या है? ज़्यादा बड़ा मोटिव है तुम्हारे मार्क्स, क्योंकि तुम्हारे मार्क्स आए तो उससे तुम्हारा फ़ायदा, उसके साथ मेरा फ़ायदा, कि तुमने हमसे पढ़ा था। तो अल्टीमेटली तुम मेहनत करोगे, हम मेहनत करेंगे, तो हम दोनों का ही फ़ायदा है, तुम्हारा भी मेरा भी। तो मेहनत करो। चलो वापस पढ़ाने पे आते हैं, वरना तुम कहोगे वन शॉट में भी ज्ञान दे रहे हो गुरुजी। चलो, Wherever they find food, they pitch their tents, है ना, जहां पर भी उनको खाना मिल जाता है ये अपने टेंट्स को गाड़ देते हैं। That become transit homes, और ये उनका कुछ समय के लिए घर बन जाता है। Children grow up in them, बच्चे वहां पर बड़े हो जाते हैं, becoming parents in survival, और बड़े होकर के भैया पेरेंट्स बन जाते हैं वहीं पर सर्वाइव करते करते। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और अगर आपको सीमापुरी में रहना है तो कचरा कचरा कहना है, रैक पिकिंग। थ्रू द ईयर्स, पिछले कुछ सालों में, थ्रू द ईयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट, है ना, कचरा बिनना एक तरीके की आर्ट हो गया है यहाँ पे लोगों के लिए। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, गार्बेज इन लोगों के लिए गोल्ड है। यहाँ पर गोल्ड क्यों बोला गया समझो। तुम गोल्ड को बेचते हो, गोल्ड और कचरा दोनों की इनकैशमेंट वैल्यू होती है। इनकैशमेंट वैल्यू क्या है? गोल्ड लेकर के आओ, सुनार के पास जाओ, उससे पैसा मिल जाएगा, उस पैसे से अपना खाना पीना खरीदो, घर खरीदो, जो खरीदना खरीदो। कचरा लेकर के आओ, कचड़े की दुकान पर जाओ, बेच दो, पैसा मिलेगा, उससे भी खाना वाना खरीदो, जो खरीदना खरीदो। यानी कि गोल्ड और कचरा दोनों बेचने पर पैसा ही मिलता है। वो बात अलग है, गोल्ड को बेचने पे इतना पैसा मिलेगा, है ना, और कचरे को बेचने पे इतना सा पैसा मिलेगा, पर दोनों के बदले पैसा ही मिल रहा है ना, इसलिए उसको गोल्ड बोला गया। ठीक है ना, चलो समझ गए तुम। इट इज देयर डेली ब्रेड, है ना, ये जो कचड़ा है इनके लिए क्या है? डेली ब्रेड, इनकी रोजी रोटी का काम है। और रूफ ओवर देयर हेड्स, है ना, इनके ऊपर जो छत है ना इसी कचड़े के कारण है। इवन इफ इट इज लीकिंग, भले उससे पानी टपक रहा हो लेकिन तब भी रूफ तो है ना, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर, है ना, लेकिन बच्चे के लिए जो कचड़ा है वो और भी ज्यादा है। आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी इवन अ 10 रुपी नोट, वो बता रहा भैया कभी कभी मुझे 1 रुपए मिल जाता है, कभी कभी 10 रुपए का नोट मिल जाता है। साहिब बोलता है हिज आईज लाइटिंग अप, और जब ये बोल रहा है ना वो साहिब, तो उसकी आंखें एकदम चमक रही हैं। When you can find a silver coin in the heap of garbage, you don't stop scrounging. वो बोल रहा अगर आप ऐसे कचड़े में एक सिल्वर कॉइन कभी पा सकते हो तो भैया आप कभी छानबीन करना बंद नहीं करते हो। For there is hope of finding more, क्योंकि हमेशा होप रहती क्या पता आपको और मिल जाए। It seems that for children garbage has a meaning of different from what it means to their parents. ऐसा लगता है जो बच्चे हैं ना उनके लिए गार्बेज का मतलब कुछ अलग है। गार्बेज उनके लिए एक वंडर है, बल्कि उनके पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है। आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बच्चों के लिए गार्बेज क्या है, आगे आएगा क्वेश्चन में, उड़ा दूंगा एकदम 1 सेकंड, फिर मत कहना जल्दी बता दिया। यहां पर सीख लो, बच्चों के लिए गार्बेज क्या है? वंडर है ना, और पेरेंट्स के लिए सर्वाइवल है कि भैया पैसा आएगा उससे खाना पीना चलेगा। फॉर द चिल्ड्रन इट इज अ रैप्ड इन वंडर, है ना, वंडर है। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। एक सुबह मैंने देखा ठंडी की कि नेबरहुड क्लब के बगल में वो खड़ा हुआ था, देख रहा था 2 यंग मैन को खेलते हुए। क्या खेलते हुए देख रहा था? टेनिस खेलते हुए देख रहा था। आई लाइक द गेम ही हम्स, उसने धीमे से बोला कि भैया मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इज स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और बहुत ही संतुष्ट लग रहा था वो इस गेम को देखते हुए। क्या देखा? टेनिस खेल रहे 2 लोग। गो इनसाइड व्हेन नो वन इज, है ना, और वो बताता आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, बताता है भैया जब कोई नहीं होता तो मैं अंदर जाता हूं। ही एडमिट्स द गेट कीपर लेट्स मी इन द स्विंग, है ना, जो गेट कीपर है मुझे अंदर जाने जाता है और अंदर जाके झूला झूलने देता है जब कोई नहीं होता है। साहिब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक वेरी स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। उसने भी क्या पहन रखे हैं? टेनिस शूज पहन रखे हैं, जो कि बहुत ही अजीब लग रहे हैं क्योंकि डिस्कलर्ड शर्ट और शॉर्ट्स पहने उसने, मतलब कि टी शर्ट और शॉर्ट बहुत ही अलग अलग कलर के पहने हुए। समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये दिए थे। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, कैसे बोलता है? एक एक्सप्लेन करते हुए कि, है ना, जूते कहां से पाए, है ना, वो बता रहा है कि अरे मेरे पास जूते आए थे, किसी और ने दे दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय हु perhaps refuse to wear them because of a hole in one of them does not bother him। और बता रहे भैया
कि शायद किसी अमीर बच्चे ने जूतों को क्या कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया था, छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे ये जूते मिल गए और मैं ये पहन रहा हूं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये होल बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता है। फॉर वन हु हैज वॉक्ड बेयरफुट इवन शूज विद अ होल इज ड्रीम कम ट्रू, है ना। कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने जीवन भर नंगे पैर चला हो, अगर उसको, है ना, बहुत समय तक नंगे पैर चला हो, उसको भले जूता मिल जाए, भले उसमें छेद ही क्यों ना हो, उसके लिए तो भैया सपना पूरा होने के बराबर है ना। आगे देखेंगे, बट द गेम ही इज वॉचिंग इज सो इंटेंस, क्या लिखा है, इंटेंशनली इज आउट ऑफ हिज रीच, है ना। वो जो गेम देख रहा है उसकी रीच से बाहर है, क्योंकि बहुत पैसा लगता है टेनिस वेनिस खेलने में। इन द मॉर्निंग साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज अ स्टील कैनिस्टर। एक बार वो कहा जा रहा था भैया, साहिब जा रहा था एक बार मिल्क बूथ में, और उसके हाथ में क्या था, एक स्टील कैनिस्टर था। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, और बता रहा है कि पता है मैं वहां पर टी स्टॉल में काम करता हूं। ही सेज पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, है ना, एक जगह को उंगली दिखाते हुए ऐसे बता रहा है, ठीक है। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, और मुझे क्या मिलता है, मुझे यहां पर मुझे 800 रुपए मिलते हैं और सारा का सारा खाना मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, क्या उसे अपना काम पसंद है। आई आस्क, मैंने उससे पूछा क्या तुम्हें अपना काम पसंद है। हिज फेस, अब हिज फेस आकी छोड़ दो, यहां से देखो, हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। मैंने देखा, आई सी, मैंने क्या देखा कि उसका जो चेहरा है, हिज फेस, आई सी हिज फेस हैज लॉस्ट। अब ये बीच में डाल दिया तो तुमको डर लगता है कि क्या लिख दिया। मैंने देखा कि उसका चेहरा पूरा का पूरा केयर फ्री लुक छोड़ दिया, वो जो बेपरवाह हुआ करता था ना कि भैया मस्ती में घूमता था, अब नहीं रह गया है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग he would carry so lightly over his shoulders. The bag was his. The canister belongs to the man who owns the tea shop. Sahib is no longer his own master. अब यहां पर बता रहे हैं उसके हाथ में क्या है, उसके हाथ में कैनिस्टर है, और ये कैनिस्टर किसका है, ये कैनिस्टर उस टी, वो जो दुकान की टपरी उसके मालिक का है, और उसके हाथ में एक झोला है। अब ये कैनिस्टर ज्यादा भारी हो गया है, क्योंकि भैया अब वो उससे क्या एक तरीके से गुलामी कर रहा है, वहां पे जाके काम कर रहा है। भले 800 रुपए मिल गए, लेकिन अब उसके पास उसकी खुद की इच्छा नहीं रह गई है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए यहां पर लिखा है द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, और उससे पीछे लिखा था स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग से भारी लग रहा था उसका स्टील कैनिस्टर, क्योंकि अब वो दूसरे के भैया कर्तव्यों के मारे, बोझ के मारे दबा हुआ है, इसीलिए अपनी मर्जी का कुछ नहीं कर सकता। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, अब जो साहिब है अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। यहां पे आपका पार्ट 1 ऑफ द स्टोरी खत्म हो जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया यहां पर 2 पार्ट है। पहले पार्ट में आप बात करोगे साहिब की, और दूसरे पार्ट में आप जिस बच्चे की बात करोगे उस बच्चे का नाम होने वाला है मुकेश। तो यहां पर आपने पार्ट 1 खत्म कर दिया है, अब हम देखेंगे पार्ट 2। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। साथ ही साथ आई विल बी अ मोटर मैकेनिक। अब ये मुकेश कौन है, दूसरी हमारी कहानी का हीरो कौन है, ये बंदा कौन है भैया, मुकेश। मुकेश क्या बोल रहे हैं, मुकेश क्या बोल रहा है कि आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, कि वो एक कार को ड्राइव करना चाहता है, और मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। अभी आपने देखा ये जो बंदे थे नो लॉन्गर ओन हिज, है ना, अपने अब ओन मास्टर नहीं रह गए, इन्होंने एक जगह काम करना शुरू कर दिया तो अपने ओन मास्टर नहीं रह गए, यानी कि अपनी मर्जी के मालिक नहीं है। अब जो चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे, कौन, ये जो हमारे साहिब बेटा थे, लेकिन यहाँ पर जो हमारे मुकेश बाबू हैं ये अब कर लेंगे। चलिए, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स, मैंने पूछा, यानी कि अनीस जंग ने पूछा क्या तुम कुछ भी जानते हो कार्स के बारे में। तो आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार, तो उसने कहा भैया कि हाँ मैं सीख लूंगा कार के बारे में, कैसे ड्राइव करते हैं। साथ ही साथ लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, मेरी सीधी सीधी मेरी आंखों में देखते हुए बोला कि हाँ मैं कार चलाना सीख लूंगा, यानी कि उसके अंदर जोश दिख रहा है कि हाँ यार ये सीख लेगा, इसके अंदर वो जज्बा दिख रहा है। His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fills his own town फिरोजाबाद famous for the bangles। उसका जो ड्रीम है वो लूम्स, थोड़ा सा धुंधला धुंधला उसकी आंखों में दिख रहा है, एक मिराज की तरीके, मिड्स यानी कि किसके बीच में, ये जो किस जगह पर वो रहता है, वो फिरोजाबाद में रहता है, जहां पे भैया लोग पूरा दिन किस काम को करते हैं, पूरा दिन काम करते हैं बैंगल मेकिंग का, और फिरोजाबाद फेमस भी किसके लिए भैया, बैंगल मेकिंग के लिए। तो उसका जो सपना है, उसका सपना क्या है कि भैया मोटर मैकेनिक बनना है। उसकी आंखों में धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, एक मिराज की तरीके दिख रहा है, जैसे कि ये जो स्ट्रीट है ना कहां की, फिरोजाबाद की, जहां पर खूब सारी धुंध है, उसके बीच में उसकी आंखों में वो सपना दिख रहा है कि हाँ यार ये मोटर मैकेनिक बन जाएगा। ठीक है जी, पढ़ते हैं आगे। ये क्या है, चलो, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज इंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। जितने भी वहां की फैमिलीज हैं, कहां की, फिरोजाबाद की, वो सारी की सारी क्या काम कर रहे हैं भैया, इंगेज है, यानी कि कार्यरत हैं, क्या काम करने में, बैंगल बनाने में। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये फिरोजाबाद सेंटर है ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी कि जहां पे कांच से सामान बनाया जाता है। वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस, जहां पे कई सारी फैमिलीज ने पूरा का पूरा जीवन बिता दिया फर्नेसेस के आसपास काम करने में, यानी कि भट्टियों के आसपास काम करने में, वेल्डिंग ग्लास, है ना, ग्लास को वेल्ड करने में, मेकिंग बैंगल्स फॉर द वुमेन इन द लैंड इट सीम्स। ऐसा लगता है जैसे कि पूरी की पूरी दुनिया धरती के लिए यही लोग क्या बना रहे हैं,
यही लोग क्या बना रहे हैं, चूड़ियां बना रहे हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम, और मुकेश की फैमिली भी इन्हीं में से एक है जो क्या बनाती है, चूड़ियां बनाती है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज इलीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर्स इन डिंगी सेल्स विदाउट एयर एंड लाइट। और इनमें से कोई भी नहीं जानता है कि ये अवैधानिक है ना। अवैधानिक का मतलब क्या हो गया, इलीगल, कि ये अवैधानिक है क्या करना, इन छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना इन छोटी छोटी सेल्स में। यहां पर डिंगी सेल्स यूज हुआ है, क्या वर्ड यूज हुआ है, डिंगी सेल्स। डिंगी सेल्स का मतलब है छोटी छोटी सेल्स, ना तो जहां पर क्या है, ना तो जहां पर प्रॉपर तरीके से लाइट आती है, और जहां पर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, जहां पर जान माल का खतरा भी है, ना तो एयर है ना ही लाइट आती है। दैट द लॉ इफ इन्फोर्स्ड, अगर यहां पर कानून को लागू किया गया, कुड गेट हिम and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours। और जितने भी यहां पर 20,000 बच्चे, अगर यहां पर कानून लागू किया गया तो इन सभी बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बच्चों की संख्या कितनी, 20,000, उन सभी लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, बच्चों को बाहर निकाल दिया जाएगा उन हॉट फर्नेसेस से, उन सभी डिंगी सेल्स से, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर साइट। और इन बच्चों की क्या है, दिन के समय भी ये लोग उसी छोटे छोटे कमरे, अंधेरे कमरों में काम करते रहते हैं, और ऑफन कई बार तो इनकी आंख की रोशनियां भी खराब हो जाती हैं। मुकेश's eyes beam as he volunteers to take me the home which he proudly says is being rebuilt। और मुकेश की आंखें तुरंत चमक गई, कैसे, जब उसने कहा कि मेरा घर पता है अभी नया नया रीबिल्ड हुआ है, नया नया मरम्मत हुई है, और वो मुझे अपने घर तक ले जा रहा था, यानी कि अपने घर की तरफ ले जाने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ना तो पीछे नहीं ठीक है, चलो को ऊपर उचका देते हैं ताकि देख सके आपको, ठीक है। वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज। स्टिंकिंग है ना, बदबूदार लेन्स है, वहां पर हम लोग वॉक कर रहे हैं। यहां पर हम लोग कौन है, एक तो हमारी ऑथर हो गई है ना, जिन्होंने लिखा है इस चैप्टर को, और दूसरा कौन है, प्लस मुकेश। ये दोनों लोग जा रहे हैं भैया रास्ते से होते हुए, ठीक है, ये दोनों लोग जा रहे हैं। स्टिंकिंग लेन्स चोक्ड विद गार्बेज, जो एकदम कचड़े से क्या है, भरी पड़ी है। चोक्ड मतलब भरी पड़ी है। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉवेल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे यहां पर घर हैं जो एकदम क्या भी है, क्रम्बलिंग वॉल्स, जहां की जर्जर दीवारें, वॉबली डोर्स, एकदम ढुलमुल दरवाजे, पता चला गिर जाए अगर, इतना ढीले मिले कुछ दरवाजे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं है, और क्राउडेड विद फैमिलीज, और इतनी सारी फैमिलीज है, साथ ही साथ ह्यूमंस भी और एनिमल्स भी हैं, दोनों एक साथ रह रहे हैं। को एग्जिस्टिंग यानी कि साथ में रह रहे हैं, इन अ प्रीमेवल स्टेट। जैसे कि पहले के समय में एक ही घर में खूब सारे जानवर और लोग रहा करते थे, वैसे ही पुरातन समय की तरीके यहां पे भी इंसान और जानवर एक साथ घर पे रह रहे हैं। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, और वो रुक गया जाकर के इन्हीं में से किसी एक घर के सामने जाके, बैंग्स अ वॉबली आयरन डोर विद हिज फुट, और लात मार देता है अपने गेट को अपने पैर से, क्योंकि भैया काफी मजबूत है और वो लोहे का है, तो उसको वॉबली डोर को लात से मार देता है और वो खुल जाता है। एंड पुशेस इट ओपन, और फिर उसको धक्का देके खोलता है। वी एंटर अ हाफ बिल्ट शैक, है ना, आधा अधूरा कुछ बना सा है ना, जो झोपड़ी टाइप का, उसके अंदर हम घुसते हैं। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके एक पार्ट में, थैच्ड विद द डेड ग्रास, यहां पर क्या है, एक सूखी घास है, जिससे क्या हुआ है भैया, भरा गया ताकि ऊपर से रोशनी ना आए, सूर्य की गर्मी ना लगे। इज अ फायरवुड स्टोव ओवर विच सिट्स अ लार्ज वेसल ऑफ सिजलिंग स्पिनच लीव्स, और वहीं पर क्या रखा हुआ भैया, एक बड़ा सा अंगीठी लगी हुई है, उस अंगीठी के ऊपर क्या रखा है, एक बड़ा सा पात्र रखा है। लार्ज वेसल का मतलब बड़ा सा पात्र, बड़ा सा बर्तन रखा हुआ है, और उसमें सिजलिंग स्पिनच है। स्पिनच जब वो नहीं गरम गरम हो रही होती है तो उसके ऊपर सीटी सीटी की आवाज निकलती है ना, थोड़ा सा, जब तुम कभी पत्ते वाली सब्जियों को गरमाना तो धीरे धीरे से उससे हल्की फुल्की आवाज निकलती है, वही बोल रहे हैं सिजलिंग स्पिनच। स्पिनच यानी कि पालक की पत्तियां रखी है। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर, और वहीं पर जमीन पर लार्ज खूब बड़े से एल्यूमिनियम की थाल में क्या रखा है, आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, खूब सारी कटी हुई सब्जियां रखी हैं। अ फ्रेल यंग वुमेन, फ्रेल का मतलब क्या होता है, फ्रेल का मतलब होता है वीक, यानी कि हिंदी में बोले तो कमजोर, और वहीं पर एक कमजोर महिला बैठी हुई है। यंग वुमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील, है ना, शाम का खाना बना रही फॉर द होल फैमिली, पूरे परिवार के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक, भले उसकी आंखों में क्या भरा पड़ा है, स्मोक यानी कि धुआं पड़ा है। सी स्माइल्स, वो मुस्कुरा रही है। सी इज द वाइफ ऑफ द मुकेश एल्डर ब्रदर, और वो कौन है, मुकेश की एल्डर ब्रदर की बहन है, सॉरी मुकेश की एल्डर ब्रदर की बीवी है, बहन नहीं है, माफ करना यार। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो महिला खाना बना रही थी कौन है, मुकेश की मदर है, मुकेश की सिस्टर है, मुकेश की वाइफ है, या फिर मुकेश की भाभी है, तो आपको बताना पड़ेगा भैया कि उसकी एल्डर ब्रदर की वाइफ है, ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, हालांकि उम्र में बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है। सी हैज बिगन टू कमांड रिस्पेक्ट एज द बहू, द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। और इस छोटी सी उम्र में ही वो पूरे घर में कैसे इज्जत पाने लगी एज अ बहू, है ना। इन 3 लोगों का भैया काम संभाल रही है, इन 3 लोगों का उसने जिम्मा उठा रखा है। किसका किसका, मुकेश का, मुकेश के पति का, क्या बोल रहा हूं मैं, मुकेश का, मुकेश के पिता का, और मुकेश के बड़े भाई का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When the older man enters,
जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर वेल क्लोजर टू हर फेस। और जैसे ही ओल्डर मैन यानी कि उनके ससुर कमरे में आते हैं या फिर घर में आते हैं तो धीरे से क्या करती है, पीछे चले जाती है एक दरवाजे के, विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल, है ना, जो टूटी हुई दीवार उसके पीछे चली जाती है, एंड ब्रिंग्स हर वेल, वेल का मतलब क्या है, अपना दुपट्टा, है ना, और अपना दुपट्टा अपने मुंह के सामने लेकर के आ जाती है, क्लोज टू हर फेस, अपने चेहरे के सामने। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज। अरे यार पीछे क्यों जाता है ये आगे जाने की बजाय? चलो, हाँ जी। एज कस्टम डिमांड, जैसा कि आप देखते हो संस्कार या फिर जो रीति रिवाज होते हैं कि डॉटर इन लॉ मस्ट वेल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, कि भैया जो हमारी बहुएं होती हैं उनको अपने जो ससुर लोग होते हैं उनके सामने क्या करना पड़ता है भैया, दुपट्टा डालना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिज्ड बैंगल मेकर। और इस सिचुएशन में जो वृद्ध है, जो ससुर है, कैसे इम्पावरिज्ड, यानी कि इम्पावरिश का मतलब क्या होता है, मतलब कि जिसके पास ना तो पावर है, ना तो पैसे से पावर है, ना ही स्टेटस से पावर है, ना तो मतलब कि कोई सामाजिक पावर है, कुछ भी नहीं है। इम्पावरिश बैंगल मेकर, यहां पर एक ऐसा व्यक्ति कौन है, बैंगल मेकर, चूड़ी बनाने वाला है। डिस्पाइट लॉन्ग ईयर्स ऑफ हैंड लेबर, भले ही उसने कई सालों तक हाथ से काम किया, हैंड लेबर, हार्ड लेबर, सॉरी, बहुत मेहनत से काम किया है। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले तो टेलर का काम करते थे, देन अ बैंगल मेकर, फिर उसके बाद बैंगल मेकर का काम किया। ही हैज फेल्ड टू रिनोवेट अ हाउस, सेंट हिज टू सन्स टू स्कूल, all he has managed to do is to teach them what he knows, the art of making bangles। और ये कई सारी चीजों में फेल हुए जो उनके ससुर हैं, जैसे कि अपने घर को अच्छे से बनवा पाना, साथ ही साथ अपने दोनों बच्चों को स्कूल में पढ़ा पाना, लेकिन जो उन्होंने किया है वो सिर्फ इतना है कि अपने दोनों बच्चों को बैंगल मेकिंग सिखा दी, जो उन्हें खुद भी आती है। इट इज हिज कर्मा। अभी कौन बोल रहा है, पढ़ो, 2 लाइनें पढ़ो जरा नीचे की। इट इज इस करम, गाना याद आया, ये है तेरे करम, कभी खुशी कभी गम, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो यहीं पे माता जी हैं जो उनकी पत्नी है, जो ससुर की पत्नी यानी कि सास है जो भैया किसकी, मुकेश की भाभी की। तो क्या बोल रहे, इट इज हिज करम, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेशेस ग्रैंड मदर। मुकेश की ग्रैंड मदर कहती भैया इनकी यही करम है, इनकी यही डेस्टिनी है, यानी कि यही भाग्य है। अगर आपका जन्म, उनका मानना यह है कि अगर आपका जन्म होता है बैंगल मेकर के परिवार में तो आपको जीवन भर चुनिया ही बनानी पड़ेंगी और आप अपने भाग्य से बच नहीं सकते। आपको वही काम करना पड़ेगा जिस कास्ट में आप पैदा हुए हैं, आप कहीं नहीं जा पाओगे। सी मीन्स टू से दैट राइट। Who has watched her own husband go blind, जिसने देखा है उसके खुद के पति को बूढ़ा होते हुए, with the dust from the polishing the glass of bangles, है ना, वो जो बैंगल्स की, अरे यार जो बैंगल्स की पॉलिश होती है ना, उससे आंखों में क्या होते हुए देखा भैया, लोगों को अंधा होते देखा है। Can a God given lineage ever be broken? क्या ये जो lineage चली आ रही, जो ये एक परंपरा चली आ रही है, भैया भगवान ने दे दिया कि भैया हमारा लड़का है ना, उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, सारे के सारे बैंगल मेकर थे और ये अभी भी बैंगल मेकिंग का ही काम कर रहे हैं, है ना। मेरा पति करता था, मेरा बेटा कर रहा है, क्या पता उसका बेटा भी करे। क्या ये जो गॉड गिवन lineage कभी टूट पाएगी, कभी खत्म होगी? सिंपलाइज उनके कहने का मतलब था, कहने का मतलब ये था, बॉर्न इन द कास्ट ऑफ बैंगल मेकर दे हैव सीन नथिंग बट बैंगल्स, कि भैया अगर आप पैदा हो गए किसमें, बैंगल मेकर्स की फैमिली में, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे जीवन भर सिवाय बैंगल्स के। इन द हाउस, इन द यार्ड, घर में, यार्ड में, इन एवरी अदर हाउस, हर किसी घर में, एवरी अदर यार्ड, एवरी स्ट्रीट इन द फिरोजाबाद, हर एक स्ट्रीट में, हर एक जगह आपको क्या देखने को मिलेगा, सेम चीज देखने को मिलेगी। और वो क्या है, वो सेम चीज है, वो सेम चीज क्या है भैया बताओ, वो सेम चीज है चूड़ियां। बोले चूड़ियां बोले साजना। चलो, स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, सन्नी गोल्ड, पैडी ग्रीन, है ना, खूब सारी स्पाइरल ऑफ बैंगल्स, स्पाइरल यानी कि खूब सारे गट्ठे मिलेंगे तुमको देखने को बैंगल्स के। सनी गोल्ड, है ना, सूर्य की तरीके एकदम चमकती हुई, है ना, सुनहरे रंग की। पैडी ग्रीन, जैसे धान होती है ना, उसको बोलते हैं पैडी, धान के तरीके हरे हरे रंग की। रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, बैगनी, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, जितने भी रेनबो से कलर निकलते हैं सभी कलर की चूड़ियां। लाइन माउंट्स, है ना, एकदम गट्ठों की तरीके पड़ी रहती हैं। इन अनकेम्प्ड यार्ड्स, है ना, बड़े बड़े यार्ड्स में पड़ी रहती है। आर पाइल्ड ऑन 4 व्हील्ड हैंड कार्ट्स पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, है ना, वो जो नहीं होती है भैया, तुम देखते हो ठेला होता है, एक तरफ से दूसरी तरफ उसके ऊपर खूब सारी चूड़ियां रखी है, लोग इधर उधर ले जाते हैं। एंड इन डार्क हटमेट्स, यानी कि झोपड़पट्टी, इन अंधेरी झोपड़पट्टियों में, नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ द फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैंप्स, जहां पर खूब सारे क्या है, फ्लिकरिंग का मतलब जो लपझप हो रहा है ना, तुम देखते हो कि लौ जो होती है, क्या बोलते हैं कि आग की ऐसे ऐसे होती रहती है, फ्लेम जो होती है। तो जो ऑयल लैंप्स है उनकी जो बत्ती है वो ऐसे ऐसे हो रही है। सिट बॉयज एंड गर्ल्स, वहां पर कौन बैठे हैं उसके बगल में, लड़के और लड़कियां बैठे हैं। विद देयर फादर्स एंड मदर, किसके साथ, अपने पिता और माताओं के साथ।
वेल्डिंग पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लास, और वो क्या काम कर रहे हैं, वेल्ड कर रहे हैं भैया पीसेस ऑफ कलर्ड ग्लासेस। साथ ही साथ इनटू सर्कल्स, क्या कर रहे हैं भैया, उनको सर्कल गोल बनाने में लगे हुए ऑफ बेंगल्स। देयर आईज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क, उनकी आंखें किसके लिए एडजस्टेड है, अंधेरे के एडजस्टेड है, देन टू द लाइट आउटसाइड, है ना, बाहर की लाइट से ज्यादा उनको अंधेरा पसंद आने लगा है, क्योंकि वो आधे से ज्यादा दिन यहीं पर काम करते रहते हैं। दैट इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग, इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि उनकी जो आईसाइट होती है वो वीक हो जाती है और कभी कदार तो अंधे भी हो जाते हैं बिफोर दे बिकम एडल्ट, है ना। उनके एडल्ट होने से पहले, उनके बड़े होने से पहले उनकी जो आई साइड होती है पहले से ही खराब होना शुरू हो जाती है, यहां पर ये कहने का मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सविता, अब यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है सविता कौन है, तो सविता अ यंग गर्ल इन द ड्रैब पिंक ड्रेस, ड्रैब का मतलब थोड़ा सा फटी पुरानी, थोड़ी सी पुरानी टाइप की उसकी येलो सॉरी गुलाबी कलर की ड्रेस है। सिट्स अलोंग साइड एंड एल्डरली वुमन, किसके बगल में बैठी है, एक महिला के बगल में बैठी है जो कि एल्डर है, उससे ज्यादा बड़ी है उम्र में। क्या कर रही है, सोल्डरिंग पीसेस ऑफ ग्लास, है ना, उसको क्या कर रही है, घिसने का काम कर रही है, सोल्डरिंग कर रही है ग्लास की। एज हर हैंड्स मूव मैकेनिकली लाइक द टोंग्स ऑफ अ मशीन, और उसके हाथ इतनी तेज तेज काम कर रहे हैं ना जैसे कि मशीन के दो क्या हो भैया, मशीन के दो फलक हो जो काम कर रहे। टोंग्स का मतलब ऐसे चिमटा भी होता है, लेकिन जैसे मशीन के दो हाथ नहीं काम करते उतनी तेजी काम कर रही है। आई वंडर, अब आई यहां पर कौन है, अनीस जंग सोच रही है, इफ शी नोज द सैंक्टिटी, सैंक्टिटी का मतलब होता है पवित्रता, मैं सोच रही हूं क्या वो पवित्रता के बारे में जानती होगी इन चौड़ियों की जो पूरे दिन वो बनाती रहती है, क्योंकि ये जो चूड़ी है ये सिंबलाइज करती है किसी भी भारतीय महिला के सुहाग को, किसी भी भारतीय महिला के ऑस्पिशियसनेस को इन मैरिज, है ना, जो पवित्रता है शादी की, जो सुहाग है उसको रिप्रेजेंट करती है। इट विल डॉन ऑन हर सडनली, किसी एक दिन आ जाएगी भैया चूड़ियां उसके हाथों में भी। व्हेन हर हेड इज ड्रैप्ड विद अ रेड वेल, जब उसके सर पर भैया एक लाल दुपट्टा आ जाएगा। हर हैंड्स डाइड विद, है ना, और जब उसके हाथ में भैया लगा दी जाएगी क्या, मेहंदी, एंड रेड बैंगल्स रोल्ड ऑन टू हर रिस्ट, और जब लाल लाल चूड़ियां उसके हाथों में पहना दी जाएंगी। सी विल देन बिकम अ ब्राइड, तब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो, है ना, लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर, जैसे कि एक वृद्ध महिला है उसके बगल में बैठी, हु बिकेम वन मैनी ईयर्स एगो। सी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट, अभी भी उसके हाथों में क्या है भैया, रिस्ट में बैंगल्स है। बट नो लाइट इन हर आईज, लेकिन अभी भी उसकी आंखों में कोई भी लाइट नहीं, कोई चमक नहीं है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं मिलता, खाना खाया, है ना, वो महिला क्या बताएगी भैया, हमको एक वक्त ढंग से खाना भी नहीं मिलता। से सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय, एक ऐसी आवाज में बोल रही है जिसमें जॉय नहीं है, जो बिल्कुल भी खुशहाली वाली आवाज नहीं है। सी हैज नॉट एंजॉयड इवन वन मील इन हर एंटायर लाइफ टाइम, उसने अपने पूरे जीवन में एक टाइम का ढंग से खाना भी नहीं खाया है। दैट्स व्हाट शी हैज रीप्ड, ये है जो उसने भैया पाया है, जो अपने जीवन में उसने काटा है। बोलते हैं ना भैया, जो बोगे वही काटोगे, ये काटा है उसने। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड, और उसका हस्बैंड जो है उसकी भैया बड़ी बड़ी दाढ़ी है ना, थोड़ा वृद्ध है, उम्र में ज्यादा बड़ा है, उसकी ऐसी उड़ती हुई दाढ़ी है। सेस कहता है, आई नो नथिंग एक्सपेक्ट बैंगल्स, मैं बैंगल्स के अलावा कुछ नहीं जानता। ऑल आई हैव डन इज मेक अ हाउस फॉर द फैमिली टू लिव इन, मैंने जो भी आज तक कर पाया है बस एक परिवार बना लिया अपने परिवार के लिए, एक घर बना लिया है अपने परिवार के लिए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अरे चेंज बाबा, चलो आगे बढ़ते हैं। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime, है ना। Hearing him, उसको सुन करके कई लोग तो वंडर करते हैं वहां पर रहने वाले कि उन लोगों ने तो वो भी अचीव नहीं किया, उन्होंने तो घर भी नहीं बनवा पाया, उसने कम से कम अपने माथे के ऊपर एक, अपने सर के ऊपर एक छत तो बना ली। द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी होम, ठीक है ना। अब इन सभी का रोना क्या है कि भैया इनके पास पैसा नहीं कि कोई नया बिजनेस खोल सके, इसीलिए लगातार क्या कर रहे हैं, बस बैंगल बनाते रहते हैं, ठीक है ना। द यंग मैन इको द लैमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, एको का मतलब क्या होता है, ये जो जितने भी आज जवान लोग हैं अपने बुजुर्गों की तरीके अब उन्हीं का दर्द दलाते रहते हैं कि जो उनके साथ हुआ वही गलत हमारे साथ हुआ, तो वही चीज रिपीट हो रही है, एक तरीके से स्पाइरल बन गया है और ये कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे चलता रहेगा। तो लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, ईयर्स ऑफ माइंड नंबरिंग टॉयल, माइंड नंबिंग टॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत सालों से जो माइंड नंबिंग, जो दिमाग को शून्य कर दे, नंब का मतलब क्या होता है, शून्य कर दे, टॉयल का मतलब होता है हार्ड वर्क, हैव किल्ड ऑल इनिशिएटिव एंड द एबिलिटी टू ड्रीम, इन सभी के अंदर अब कोई इनिशिएटिव लेने, कोई नई काम शुरू करने की क्षमता नहीं बची है ना, वो एबिलिटी नहीं बची कि अभी सपने देख सके अपने लिए, कुछ नहीं बचा है। व्हाई नॉट ऑर्गेनाइज योर सेल्फ इनटू अ कॉर्पोरेटिव, मैंने इनसे बोला, अनिश जंग ने इनसे क्या बोला कि तुम लोग क्यों नहीं काम कर लेते हो जाके कॉर्पोरेटिव में, है ना, प्राइवेट जॉब क्यों नहीं करते। I ask a group of young people, young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. मैंने उन लोगों से पूछा जिनके पिताओं को और जिनके फोरफादर्स यानी कि और भी उनके पूर्वजों को मिडलमैन, ये जो बिचवनिये होते हैं ना, जो दलाल होते हैं, उन्होंने इंट्रैप कर दिया था, मतलब कि किसी नौकरी के बहाने उनको पागल बना दिया था और कुछ नहीं दिया था अल्ट में। आगे बढ़ते हैं।
इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज, वो बोल क्या रहे हैं, भले हमारी नौकरी लग भी जाए, वी आर द वंस, हम ही लोग वो होंगे जिसको पुलिस पकड़ करके डाल देगी जेल में, हमको पीटेगी, है ना, खींच करके ले जाएगी जेल, और हमारे ऊपर किसी ऐसी चीज का भैया इल्जाम लगा देगी जो हमने किया भी नहीं होगा। ये वो बताते हैं देयर इज नो लीडर, हमारे बीच में कोई लीडर नहीं है, ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें हेल्प कर सके, जो हमें नया रास्ता दिखा सके, नई तरीके से सोचना सिखा सके। इनके जो फादर्स है वो उतने ही थके हुए हैं जितने कि ये लोग हैं। दे टॉक एंडलेसली, और ये लोग लगातार स्पाइरल में बात करते रहते हैं, किस तरीके से गरीबी ने इनको घेर रखा है, किस तरीके से ये लोग परेशान हो रखे हैं। लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ड्स, है ना, इनको देख करके मुझे दो दुनिया दिखाई दे रही है। वन ऑफ द फैमिली caught in the web of the poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born, the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the policemen। दो दुनिया कौन सी दिखाई दे रही, एक वो दुनिया जो कहते हैं भैया ये तो हमारी किस्मत है, अब अगर हम इस परिवार में पैदा हो गए तो भैया हमको जीना पड़ेगा, और दूसरे वो लोग जो ये कहते हैं भैया मिडिल मैन है, पुलिस मैन है, ये जो बनते हैं ना रखवाले कानून के, यही लोग हैं जिन्होंने हमको क्या कर रखा है, परेशान कर रखा है, और हमको आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन है जो इनको परेशान करे, तो आप बताओगे। अब आगे देखते हैं, टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगन, सॉरी टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन, और इन सभी ने मिल करके बच्चे के ऊपर क्या डाल दिया, बोझ डाल दिया है जो बच्चा खुद अब आगे नहीं खींच पा रहा है। बिफोर ही इज अवेयर, इससे पहले कि बच्चा जान पाता है, ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, वो भैया इस गरीबी को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता है जैसे उसके पिता ने उस उम्र में कर लिया होगा। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, अगर यहां पर कुछ और नया करने की बात की जाए, है ना, चूड़ी बनाने के अलावा, तो ऐसा लगेगा जैसे कोई डेयर करने की बात कर रहा हूं, कोई बड़ी बात कर रहा हूं। एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और इन बच्चों को, यहां के लोगों को डेयरिंग यानी कि साहस करना नहीं सिखाया जाता। When I sense a flash of it in मुकेश, जब मैं देखती हूं डेयर करने की क्षमता, भले वो बेंगल में कर, भले इतनी परिस्थितियों से घिरा हुआ है, फिर भी वो बनना चाहता है क्या, एक क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक। तो मुझे लगता है कि यार आई एम चीयर, तो मैं खुशी मिलती कि यार इसके अंदर कम से कम एक झलक तो दिखाई दे रही है मुझे डेयर की। आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक, ही रिपीट्स, बार बार कहता है मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। ही विल गो टू गराज एंड लर्न, वो जाएगा गराज सीखने और सीख जाएगा। बट द गराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, जो गराज है उससे बहुत उसके घर से बहुत दूर है, तो कहता मैं चल करके जाऊंगा। ही इंसिस्ट, वो बोलता है डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन, तो मैंने उससे पूछा क्या तुम हवाई जहाज उड़ाने का भी सोचते हो। ही सडनली साइलेंट, वो एकदम से शांत हो जाता है, कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, है ना, ग्राउंड को देखते हुए। इन हिज स्मॉल मर्मर, वो धीरे से बोलता है नहीं मैं नहीं सोचता। देयर इज एन एम्बैरेसमेंट दैट हैज नॉट येट टर्न इनटू रिग्रेट, वहां पर एक एम्बैरेसमेंट है लेकिन अभी वो पछतावे में नहीं बदली है। कारण क्या है, ही इज कंटेंट टू ड्रीम ऑफ कार्स, वो अभी कार के बारे में क्या करते हैं, ड्रीम करके संतुष्ट है। बिकॉज ही सीज hurtling down the streets of the town, because that he sees hurtling down the street of his town few airplanes fly over फिरोजाबाद, क्योंकि ऐसा है कई सारी गाड़ियां जो हर्टलिंग यानी कि वहां से बू बू करते हुए निकल जाती हैं, लेकिन बहुत कम एरोप्लेन है जो फिरोजाबाद के ऊपर से गुजरते हैं। तो भैया जो देखेगा उसी के बारे में तो सपने बुन पाएगा, जिस चीज को उसने देखा ही नहीं है उसके बारे में वो क्या ही सपने बुनेगा। बात समझ रहे हो। चलो यहां से आपका क्या खत्म हो जाता है, पूरे के पूरा एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाता है। अब आपके पास आने वाले हैं भैया एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज। तो अब एक्सट्रैक्ट बेस्ड एमसीक्यूज देखते हैं और जितनी स्पीड हो सके उतनी स्पीड में काम करेंगे, ठीक है। चलो, और यहां पर बड़ा प्यारा सा काम हो गया है, वाओ, चलो कोई बात नहीं। नाउ लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यू क्वेश्चंस, और इसमें आप लोग कोशिश करना कि मैं जब क्वेश्चन दिखाऊं तो उसके बाद आंसर पहले खुद देना और उसके बाद मेरा आंसर देखना, क्योंकि मैं थोड़ा स्पीड में चलूंगा ताकि ये वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसीलिए पहले ट्राई जरूर करना। अगर मेरा आंसर देखते हुए जाओगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है, मैं अभी बता दे रहा हूं, ठीक है। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहां पर आपके पास आ गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है भैया, अरे ये क्या हुआ, चलो कोई बात नहीं, इसका यूज कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। आप सभी को पता है भैया इनके ऑथर कौन है, अनीस जंग। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है, क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, दिस स्टोरी इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम, किसका अंश है, किस किताब का अंश है ये। तो भैया आपको बताना है ये किताब, ये जो आप पार्ट पढ़ रहे हो किसका अंश है, यानी कि किस किताब का। तो किताब का नाम है भैया लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी। ऑथर स्टोरी में क्या एनालाइज करते हैं, तो ऑथर एनालाइज करते हैं पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, है ना। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4,
What is the central theme of the story? Lost spring. तो भैया pitiable poor children and their lost childhood. Option number A is absolutely correct. फिर देखेंगे what forces the children to live in a life of exploitation. Option number B, extreme poverty. Next question is question number 6. According to the author, what was garbage for the parents? पेरेंट्स के लिए गार्बेज क्या था? पेरेंट्स के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल था, और वहीं बच्चों के लिए क्या था? एक वंडर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज साहिब? साहिब कौन था? एक रैग पिकर था। ऑप्शन नंबर सी। व्हाट वॉज साहिब लुकिंग फॉर? साहिब ढूंढ क्या रहा था? गोल्ड ढूंढ रहा था, यानी कि सब कुछ गोल्ड में आ गया, सिक्का जो भी ढूंढ रहा है, एवरीथिंग इंक्लूडेड इन द गोल्ड। क्वेश्चन नंबर 10 इज आस्किंग यू, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? नहीं, वो खुश नहीं है, भले पैसा कमा रहा है लेकिन फ्रीडम नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, व्हाई डिड साहिब आलम नॉट गो टू स्कूल? साहिब आलम आखिरकार स्कूल क्यों नहीं जाता था? इंटरेस्टेड नहीं था, पैसा नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 12 इज हियर, व्हिच इज सेइंग व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहिब आलम? वी ऑल नो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 13 इज आस्किंग वेयर वाज साहिब एम्प्लॉयड? सो साहिब वाज एम्प्लॉयड एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाई इज द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? बिकॉज ऑफ इट्स इनकैशमेंट वैल्यू। आप गोल्ड को बेचो, आप क्या बोलते हैं कचड़े को बेचो, दोनों को बेचने पर क्या मिलता है? पैसा मिलता है। थोड़ा कम अलग बात है, लेकिन मिलता पैसा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, क्वेश्चन नंबर 15 इज आस्किंग व्हाट डू द बॉयज अपीयर लाइक टू द ऑथर इन द स्टोरी? मॉर्निंग बर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 इज आस्किंग नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर। आप सभी को पता है, राउरकेला। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, व्हाट डज द लिटिल लॉस्ट स्प्रिंग, अच्छा व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? तो लॉस्ट स्प्रिंग बोले तो लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, यानी कि बच्चों का जो खिलता हुआ चाइल्डहुड है वो खो गया इन सभी का। क्वेश्चन नंबर 18 आस्किंग यू, साहिब हेल्ड फ्रॉम, कहां से आता था? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, व्हाई डिड साहिब गो थ्रू गार्बेज डंप्स? क्यों जाता था? इसलिए जाता था ताकि उसको पैसा मिल सके, सिल्वर कॉइन, रुपी मिल सके, 10 रुपी नोट, ऑल ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 20 बोल रहा है, व्हाई डिड साहिब लीव हिज हाउस? आखिरकार साहिब ने अपना घर क्यों छोड़ दिया? बिकॉज ऑफ द स्टॉर्म स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि स्टॉर्म ने क्या किया? उसके घर और उसकी पूरी फील्ड्स को उड़ा दिया। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 21 इज आस्किंग व्हाट फोर्स साहिब टू बी अ रैग पिकर? गरीबी ने, है ना, people acute poverty. ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, वेयर इज सीमापुरी? सीमापुरी कहां पर है? सीमापुरी है ईस्ट दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 23 इज आस्किंग व्हाई डिड साहिब लीव ढाका? तो साहिब ने ढाका लीव किया था बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। हु आर रिस्पांसिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ द बेंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद? कौन है? तो भैया ब्यूरोक्रेट्स है, सोसाइटी है, पेरेंट्स है, ब्यूरोक्रेट्स है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग कार ड्राइवर? तो भैया हार्ड वर्क, गोइंग टू गराज जाएगा तभी सीखेगा, और जब गराज ओनर से सीखेगा उसके गाइडेंस लेगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑल दीज। What are the hazards of working in the glass Bengal industry? क्या वो hazards है? Poor health, impaired vision, vision खराब हो जाना, देखने में क्षमता, miserable life, all of these. Option number D. Who employs the local families in Firozabad? भैया एक ही चीज है, glass blowing industry. Option number D is absolutely correct. 28 is asking what is the function of glass blowing industry? To make windows, to make doors, to mold glass and make colorful bangles. Option number D, which is saying भैया ग्लास को मोड़ना और फिर उसके बाद कलरफुल बैंगल्स यानी चूड़ियां बनाना। 29 इज आस्किंग व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री? हाई टेंपरेचर, dazzling एंड स्पार्कलिंग ऑफ वेल्डिंग लाइंस, एवरीथिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स? क्या एक्सक्यूज देते हैं? ट्रेडिशन, नॉट इंटरेस्ट, मदर्स डोंट गिव, सभी के सभी, ऑल ऑफ दीज। हु इज मुकेश? मुकेश कौन है भैया? रैग पिकर है? नहीं, बैंगल मेकर। ऑप्शन नंबर सी इज हियर। व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी in the lesson? Sweeping of house, nahi, education and employment. Option number C is most appropriate answer here. Next question number 33 asking what compels the workers in Bengal industry of Firozabad to poverty? क्या है जो इन वर्कर्स को बेंगल इंडस्ट्री को कंपेल करता है पावर्टी के लिए, गरीबी की तरफ? तो ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिक्स, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, ये सभी की सभी चीजें आपको चैप्टर मिल जाएंगी, ऑल ऑफ दीज। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, फिरोजाबाद इज द सेंट्रल ऑफ विच इंडस्ट्री? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। ऑप्शन नंबर डी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन। हाउ इज द मुकेश's एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? भैया वो डेयरिंग भी है, फर्म भी है, यानी कि दृढ़ निश्चय भी है, क्लियर भी है अपनी चीजों को लेकर। ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। व्हाट इज द मींस ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में रहना है तो कचरा कचरा कहना। ऑप्शन नंबर डी, रैग पिकिंग। क्वेश्चन नंबर 38 इज हियर, व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ द सीमापुरी इन द लेसन? दैट इज पॉवर्टी, गरीबी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट इज द मुकेश's ड्रीम? मुकेश का ड्रीम क्या है? डॉक्टर बनना? नहीं। मर्चेंट बनना? नहीं। रॉगी बनना? नहीं। मोटर मैकेनिक। ऑप्शन नंबर डी, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 40, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। तो व्हाट change did Anis Jung see in Sahib when she saw him standing by the gate of the neighborhood club? अब यहां पर neighborhood club नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, ये क्वेश्चन वैसे इरेडिकेट कर दो, आपको यहां पर ये होना चाहिए था, what change did Anis Jung see in Sahib when she saw him, ये काट दो, when she saw him
गोइंग टू मिल्क बूथ, है ना, जब वो मिल्क बूथ जा रहा था तब उसके अंदर क्या चेंजेस दिखे, तो भैया उसके अंदर भैया एज अ लॉस्ट हिज फ्रीडम, उसने अपना फ्रीडम खो दिया था, यही चेंजेस थे जो उनमें दिखे थे। सो यहां पे आपका सेशन हो जाता है समाप्त। आप लोग लाइक कीजिएगा और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिएगा, अच्छा नहीं लगा है तो बताइएगा, जो भी आपको लगता है आप बताइएगा। अगर आपको वाकई में सेशन हेल्प कर रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एट लास्ट आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करती रहिए, क्योंकि मेहनत करोगे भैया तभी आगे जाओगे। एंड एट लास्ट जो हमेशा हम बोलते हैं भैया, मेहनत करो, माता पिता का आशीर्वाद अपने ऊपर रखो और भगवान में आस्था बना करके रखो। जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में।